Hello students, welcome again in Sanskar Sagar Public School. In this session we are going to learn pronouns. बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन किया था। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन में पर्सन कौन कौन से होते हैं, ये सब बातें हमने की थी। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रोनाउन के काइंड्स, कौन कौन से काइंड्स होंगे, उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से काइंड्स होते हैं वो तो हमने लिखवा दिया था उस लेक्चर में। आज हम बात करेंगे उन सारे प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके उन सारे प्रोनाउंस के बारे में। पहला हमारा प्रोनाउन होने वाला है, और फर्स्ट प्रोनाउन विल बी पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किस प्रोनाउन को हम कहते हैं। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसका हम नाम सीधा ना लिख कर क्या करते हैं कि प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, किसी प्लेस या किसी जानवर, कोई वस्तु, इनके जगह पे जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो लिखा है बच्चों, रिप्लेस पार्टिकुलर नाउन नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। या फिर आप ये कह सकते हो, पर्सनल प्रोनाउन को कह सकते हो इट रिप्लेसेज, मीन्स ये रिप्लेस करता है, हटाता है किसको, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, और थिंग। इन सबको क्या करता है बच्चों, ये रिप्लेस करता है, उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं जिनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, ये देख लेते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। बच्चों, ये सब कहे जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये किसी न किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। चलिए इनका एग्जाम्पल देखते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट होने वाला है, आई एम योर टीचर। फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो, आई एम योर टीचर, मैं आपका अध्यापक हूँ। तो यहाँ पे मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं आपका अध्यापक हूँ। बच्चों, मैं क्या हूँ, एक पर्सन हूँ जिसका कोई ना कोई तो नेम होगा, मेरा कुछ ना कुछ तो नेम होगा। उसको मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, उस नेम को यहाँ से हटा दिया और प्रोनाउन लगा दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो किसके लिए आया है, मेरे लिए आया है। दूसरा सेंटेंस देखो, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। तो वी किनके लिए आ गया बच्चों, सब लोगों के लिए आया है। और वो सब लोग क्या हैं, पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। और पर्सन के लिए जो शब्द यहाँ पे आया है उन लोगों के लिए, वो हुआ हमारा प्रोनाउन। तो ये बना पर्सनल प्रोनाउन। और देखते हैं बच्चों, दे लिव इन ऑस्ट्रेलिया, दे लिव इन ऑस्ट्रेलिया, वे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो ये दे किसके लिए आ रहा है, जो लोग हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और किनके बारे में हम बात करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे पर्सन है तो हम पर्सन के बारे में बात करेंगे। और ये पर्सन के प्लेस पे आया हुआ है, इसलिए हमारा क्या बना, पर्सनल प्रोनाउन। अगर ये प्लेस के प्लेस पे आता तो पर्सनल प्रोनाउन, अगर किसी एनिमल के प्लेस पे आता तो पर्सनल प्रोनाउन, या किसी वस्तु के प्लेस पे आता तो पर्सनल प्रोनाउन। तो ये किसी पर्सन के प्लेस पे आ रहा है इसलिए पर्सनल प्रोनाउन हुआ। और दे इसलिए आया क्योंकि वे लोग एक से ज़्यादा हैं नंबर में। और
थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, जिनके बारे में बात की जाती है, और वो प्लूरल है यहाँ पे, इसलिए दे आया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बच्चों पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनको पहचान करना। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल्स में आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और इनमें सिंगुलर और प्लूरल किसको किसको कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जो पर्सनल प्रोनाउन है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के तरफ, रिलेटिव प्रोनाउन। और जाहिर सी बात है, नेम से ये लग रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी न किसी चीज़ को रिलेट करेगा। ठीक है बच्चों, रिलेटिव किससे बना, रिलेट से, किसी न किसी तरीके से जोड़ना। तो अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिलेट करता है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा होने वाला है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन चलो बच्चों देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन किसको ऐड करेगा, रिलेट करेगा। तो ये कह रहा है दिस प्रोनाउन इज यूज टू रिफर एन ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में पहले से ही नाउन हमको दिया रहता है, जब हम वाक्य लिख रहे होते हैं तो पहले से नाउन उसमें रहता है। अब ये क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन उसी नाउन को रिफ़र करता है। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है कि ये बता देगा कि मैं किस नाउन के लिए आया हूँ। सिंपल सी अगर प्रोनाउन समझना है तो समझ लो ये हमेशा नाउन से किसी न किसी तरीके से तो जुड़ा ही रहेगा, या तो उसको रिप्लेस करेगा या फिर उससे कोई ना कोई रिलेशन बताएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये रिफ़र करता है नाउन के तरफ। पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन रिफ़र टू द नाउन विच इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन द सेंटेंस। डेफिनेशन क्या है बच्चों इसकी, इट refers to the noun which is already mentioned in the sentence। ये क्या कर रहे हैं, इट रिफर्स, ये रिफर्स करता है किसको बच्चों, नाउन को, जो क्या है ऑलरेडी मेंशन्ड है। ऑलरेडी मेंशन्ड होता है सेंटेंस में। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जांपल और इसको और अच्छे से समझते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चों, उससे पहले देख लो इसके अंडर में कौन कौन से आते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये आए, तो इसमें कौन कौन से आएंगे। इसमें आते हैं बच्चों हु, विच, होम, वेयर, दैट। इसमें आते हैं हु, विच, whom, where, that। ठीक है बच्चों, ये सब जो वर्ड देख रहे हो ये बनते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। ये सारे वर्ड्स उसमें आएंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द प्लेस where I born। लिख रहा है बच्चों, सॉरी वॉच छूट गया मेरा इसमें, I was born। दिस इज द प्लेस where I was born। ये वही स्थान है जहाँ पे मैं जन्म लिया था। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं कि ये वही स्थान है इसकी। और प्लेस यहाँ पे क्या बना बच्चों, एक नाउन बना। ठीक है, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है जहाँ पे वेयर आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था। तो ये वेयर किसके लिए आया बच्चों, वेयर आ रहा है इसके लिए, नाउन के लिए। तो ये तो नाउन पहले से ही लिखा हुआ है, उसको क्या कर रहा है, वेयर रिफ़र कर रहा है, उसको दिखा रहा है। ये देखो ये इसके लिए आया है, इसको वेयर रिफ़र कर रहा है इस नाउन को, इसलिए कहते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसमें रिश्ता किस तरीके से बताया जा रहा है बच्चों, रिलेटिव का मतलब किस तरीके से जुड़े हुए हैं सेंटेंस। ये देखो इस जगह का रिलेशन किससे, आपके जन्म से है, आप ये भी देख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल देखो,
लखनऊ, लखनऊ which is called the city of Nawab, the city of Nawab. Lucknow, which is called the city of Nawab, is the capital of Uttar Pradesh, is the capital of Uttar प्रदेश। ठीक है बच्चों, लखनऊ विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ नवाब। अच्छा, इसमें देखो लखनऊ एक क्या है, नाउन है। ये क्या है बच्चों, लखनऊ नाउन। इसके बाद क्या आ रहा है, विच। तो ये विच किसको कह रहा है, रिफ़र कर रहा है लखनऊ को। देखो विच क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिफ़र करेगा नाउन को। और किस तरीके से रिलेशन बता रहा है बच्चों लखनऊ का, तो कह रहा है कि लखनऊ का रिलेशन क्या है, एक तो ये नवाबों की सिटी है और दूसरा क्या है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ के बारे में, लखनऊ का जो रिलेशन क्या है कि वो एक राजधानी है पहली चीज़, और दूसरी वो सिटी ऑफ नवाब के नाम से जानी जाती है। ये सब चीज़ें किस तरीके से पता चला बच्चों हमको, ये विच क्या कर रहा है, इस लखनऊ को रिफ़र किया। ठीक है बच्चों, ये इसको बता रहा है, इसको दिखा रहा है। जबकि हम प्रोनाउन में देखते हैं अक्सर कि वो रिप्लेस करता है नाउन को, मीन्स वो नाउन के प्लेस पे आता है और वहाँ से नाउन हट जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि नाउन आएगा और उसको क्या करेगा, प्रोनाउन रिफ़र करेगा। ठीक है, और देखो नाउन के जस्ट बाद रिलेटिव प्रोनाउन, नाउन के जस्ट बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के तरफ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारा तीसरा प्रोनाउन होने वाला है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, अब इसको देखते हैं कि क्या करता है। तो जाहिर सी बात है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, पूछना। ठीक है, इंटेरोगेशन से बना है, इंटेरोगेशन मीन्स क्वेश्चन को पूछना। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो सीधा सीधा लिख सकते हो, प्रोनाउन विच आस्क क्वेश्चन। इसका डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों, प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछता हो, प्रोनाउन विच आस्क क्वेश्चन। ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछता हो। ठीक है, अब चलते हैं इसका कुछ देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड इसके अंदर आते हैं। तो इस पहला वर्ड होगा, इसमें जो आता होगा हु, हुज, हु, हुज, व्हाट, विच एंड whom। ये बच्चों ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, तो इसलिए इनको रख दिया गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे भी। हु इज द बेस्ट टीचर, हु इज द बेस्ट टीचर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में सबसे अच्छा टीचर कौन है। तो ये जो हु कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका मीनिंग निकलता है कौन। आपके स्कूल में सबसे अच्छा टीचर कौन है, तो ये पूछ किसके बारे में रहा है, टीचर के बारे में रहा है, टीचर के बारे में पूछ रहा है ये। और टीचर क्या है बच्चों, एक पर्सन है, एक नाउन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ, ये नाउन है।
तो जब ये एक नाउन है और ये प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है प्रोनाउन हमेशा नाउन से कुछ ना कुछ रिलेशन रखेगा, या तो वो उसके प्लेस पे आ जाएगा या तो वो नाउन के बारे में बात कर रहा होगा। तो ये प्रोनाउन इस नाउन के बारे में ही बात कर रहा है कि वो टीचर कौन है जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो हम कह देंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, whose invention was टेलीफोन। कह रहे टेलीफोन किसका इन्वेंशन था, तो इसका मीनिंग हुआ किसका। टेलीफोन किसका इन्वेंशन था मीन्स टेलीफोन किसने बनाया था, तो कोई तो व्यक्ति होगा जिसने बनाया होगा और उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो कोई व्यक्ति है और उसका कुछ ना कुछ नाम है तो वो तो नाउन ही हुआ, ठीक है। तो ये उस नाउन के बारे में पूछ रहा है जिसने टेलीफोन को बनाया था, तो ये क्या बना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल बच्चों, तीसरा है व्हाट हैव यू, आज आपने क्या किया। व्हाट का मतलब होता है इंग्लिश हिंदी में क्या, तो कह रहा है आज आपने क्या किया मीन्स कौन सा काम आपने किया है आज, ये पूछ रहा है व्हाट हैव यू डन टुडे, आपने कौन सा काम किया है। तो कोई काम कर रहे हो तो वो एक तरीके से नाउन ही हुआ, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ नाउन हुआ, नाम हुआ, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोनाउन बना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इसके बाद अक्सर देखो तुमको मिल जाएगा, यहाँ वर्ब आया, यहाँ भी वर्ब आ रहा है और यहाँ भी वर्ब आ रहा है, और उसमें देख रहे थे इसके पिछले वाले प्रोनाउन में कौन था, रिलेटिव प्रोनाउन में यही सब वर्ड थे, लेकिन उनके बाद नाउन आ रहा था, जैसे दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज, तो वेयर के बाद जो था बच्चों आई आया जो कि एक नाउन है, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, देख रहे हो वर्ब आ जा रहा है, इसके बाद भी देखो वर्ब आ रहा है, इसके बाद भी वर्ब आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब प्रोनाउन हमारा नेक्स्ट जो होने वाला है वो है 4। देखते हैं क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या करता है बच्चों, इशारा करता है, किसी चीज़ के तरफ दिखाने का काम करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब दिखाना, कोई चीज़ करके, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है, किसी की तरफ इशारा करके उसको शो करना, मीन्स दिखाना। तो द प्रोनाउन विच इंडिकेट टुवर्ड्स नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या करता है बच्चों, द प्रोनाउन विच इंडिकेट मीन्स क्या होता है, दिखाना, इशारा करना। इंडिकेट टुवर्ड्स, किसके तरफ इंडिकेशन होता है बच्चों, नाउन के तरफ, नाउन के तरफ इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ करता है, ये इंडिकेट करता है, किसके तरफ करता है बच्चों, नाउन के तरफ करता है। इंडिकेट क्या करता है, नाउन के तरफ करता है। तो बना हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसके अंदर में वर्ड्स जो आते हैं वो हैं हमारे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या बने बच्चों, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बने। अब इनसे हम क्या करने वाले हैं, इशारा करने वाले हैं किसी की तरफ। एग्जाम्पल देख लो, इससे तुमको क्लियर हो जाएगा। दिस
इज माई कार, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सामने मेरी कार खड़ी होगी, मैं उसको इशारा करके बता रहा हूँ कि यह मेरी कार है। तो ये बना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और किसको मैंने इसके हेल्प से इशारा किया, कार की तरफ इशारा किया, नाउन की तरफ। ठीक है बच्चों। दूसरा देखो, दैट इज योर ब्रदर, दैट इज योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है। तो यहाँ पे दैट क्या बना बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये किसको इशारा कर रहा है, ब्रदर को, जो कि एक नाउन है। अब चलते तीसरे एग्जाम्पल पे। दीज आर माई बुक्स, देखो बच्चों, दीज आर माई बुक्स, यहाँ पे दीज क्या है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और किसके तरफ इशारा किया, बुक्स की तरफ। तो बुक्स क्या हुई, नाउन हुई। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखो किसको इशारा कर रहे हैं, नाउन के तरफ हमेशा इशारा कर रहे हैं, ये नाउन को दिखा रहे हैं। तो हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स में दिस, दैट, दीज, दोज आता है। ठीक है बच्चों। एक छोटा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि दिस, दैट, दीज, दोज कब लगता है। बच्चों देखो, दिस और दीज ये पास की कोई चीज़ होगी तो उसके लिए दिखाते हैं। देख लेते हैं, हम इसको एक बार लिख लें यहाँ पे साइड में। दिस और दीज के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको हेल्प मिलेगा। दिस और दीज पास के लिए, पास में कोई चीज़ हो उसके लिए, पास के लिए। ठीक है बच्चों। और इसमें छोटा सा एक और पॉइंट ले लो, दैट और दोज, इसको कब यूज करोगे तुम, दूर के लिए, दूर के लिए। ठीक है, ये दूर के लिए यूज होंगे। लेकिन दिस उसमें कब यूज होता है, फॉर सिंगुलर, एक वचन के लिए, जब एक होगा तब। और दीज फॉर प्लूरल, ये प्लूरल के लिए यूज होगा। वैसे ही दैट कब होता है बच्चों ये यूज, फॉर सिंगुलर, ये एक वचन होगा तब इसका हम यूज करेंगे। और इसको कब करेंगे, फॉर प्लूरल, जब एक से ज़्यादा होंगे तब हम इसको यूज करेंगे। लेकिन दैट और दो दूर के लिए होते हैं, दिस और दिस पास के लिए होते हैं। ठीक है बच्चों। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है ये भी। पॉइंट नंबर 5, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखते हैं इसका डेफिनेशन कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह रहा है कि प्रोनाउन इन विच एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। ये कह रहा है बच्चों कि जो सेंटेंस का कर्ता होता है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, अगर वो कुछ करता है, कोई भी जो एक्शन वो कर रहा है, वो एक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। एक बार और सुनो, ये कह रहा है कि जो सब्जेक्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, उसका जो एक्शन होगा वो उसी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो कह रहा है प्रोनाउन इन विच, pronoun in which action of the subject turns back, पलट के उसी पे, turns back on the subject, सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। ठीक है बच्चों। जो एक्शन होगा सब्जेक्ट का वो टर्न्स बैक होगा, कहाँ पे होगा, फिर दोबारा सब्जेक्ट पे ही हो जाता है। ठीक है बच्चों। प्रोनाउन इन विच एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट, इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं वो पहले देख लेते हैं, फिर उदाहरण देखेंगे और इसको और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें आता है बच्चों माई सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, और क्या है
themselves, himself, इस तरीके के प्रोनाउन इसके अंदर आते हैं। देखो बच्चों, सब में सेल्फ्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ड्स ज़रूर आएंगे किसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अब इसका एग्जांपल देखो, आई हर्ट, देखो बच्चों ये कह रहा है कि आई हर्ट, मैंने चोट पहुंचाई। अगर ये सब्जेक्ट है और चोट अपने आप को पहुंचाया होगा तो आई हर्ट, चोट पहुंचाया एक, तो इसने क्या किया, एक एक्शन किया। कौन सा एक्शन किया बच्चों, कौन सा काम करने का, कौन सा काम किया, ये हर्ट किया है किसको। अब कोई काम किया, कौन सा काम किया, हर्ट करने का। और किसको किया, तो अपने आप को किया। मतलब सब्जेक्ट का जो एक्शन था उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, इसी के ऊपर पड़ गया। तो ये रहा सब्जेक्ट और ये दिखा रहा है प्रोनाउन, इसका इफ़ेक्ट ये दिखा रहा है कि इसी पे पड़ेगा, इसलिए ये माई सेल्फ आया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दे विल enjoy themselves। बच्चों जाहिर सी बात है, अगर तुम दोस्तों के साथ पार्टी में जाते हो तो एंजॉय करने के लिए जाते हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि दे विल एंजॉय देमसेल्व्स, वो एंजॉय करेंगे। तो इनके द्वारा जो कुछ भी काम होगा, जो कुछ भी एक्शन होगा, इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, अरे ये लोग जो किए उसका इफ़ेक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ा, तभी तो ये एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये लोग कुछ करते इफ़ेक्ट किसी और के ऊपर पड़ता तो इनको एंजॉय कैसे मिलता, मीन्स इनको मज़ा कैसे मिलता। तो इनके द्वारा जो काम किया गया है उसका इफ़ेक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ा, इसलिए ये प्रोनाउन क्या दिखा रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जो काम कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। तो दे विल एंजॉय देमसेल्व्स, वो खुद एंजॉय करने के लिए गए हैं, ठीक है। देमसेल्व्स माने अपने आप को, माई सेल्फ माने अपने आप को। अब क्या अंतर हुआ, तो माई सेल्फ एक वचन के लिए आएगा और देमसेल्व्स बहुवचन के लिए आएगा, प्लूरल के लिए आएगा, ठीक है बच्चों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इस तरीके के वर्ड्स हमेशा सेंटेंस में आपको मिलेंगे। अब चलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन के ऊपर। सिक्स नंबर होगा हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है ना। हाँ चलो बच्चों, लेक्चर थोड़ा सा लंबा तो होगा, ये 40-42 मिनट का लेक्चर बनेगा, लेकिन फिर भी इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम इस लेक्चर में, ठीक है। तो इम्फेटिक प्रोनाउन क्या कहता है बच्चों, विच कन्वे इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब सबसे पहले हमको समझना है कि किसी के ऊपर जोर देना, ठीक है बच्चों, किसी के ऊपर जोर देना। जैसे तुम खाना खा रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा तुमको प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं तुमको ये खाना खाना ही है, ठीक है, तुमको होमवर्क करना ही है, तुम्हें स्कूल जाना ही है। तो इस तरीके से कोई तुमसे बात करेगा तो क्या कर रहा है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तुम्हारे ऊपर जोर डाल रहा है। तो जो प्रोनाउन ये काम करते हैं, प्रेशर डालने का, किसी के ऊपर जोर डालने का काम करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग बच्चों इम्फेटिक प्रोनाउन। तो कौन कौन से इसके अंदर वर्ड्स आते हैं वो देखेंगे, उससे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। बच्चों थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम हो गई है हमारे, चलिए ठीक है। प्रोनाउन which convey emphasis on noun। देखो बच्चों, कह रहे प्रोनाउन विच कन्वे एम्फेसिस ऑन नाउन। ये नाउन के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, जोर डालेगा, ठीक है। प्रोनाउन विच कन्वे एम्फेसिस ऑन नाउन। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं ये देख लो।
तो इसके अंदर भी बच्चों आते हैं वही वर्ड जो हमने पिछले वाले में पढ़ा, माई सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ठीक है बच्चों, और एक आखिरी बचता है इटसेल्फ। ये सारे वर्ड बच्चों इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में, किसमें, एम्फेटिक प्रोनाउन में। अगर कोई भी सेंटेंस मिलता है और ये वर्ड रहेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, इस सेंटेंस पे जोर डाला जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, पढ़ोगे समझ में आएगा कि आई विल डू इट, मैं इसको कर लूँगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे लिखोगे माई सेल्फ तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये सेंटेंस पे क्या कर रहा है, जोर डाल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई विल डू इट माई सेल्फ, ये सेंटेंस में क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, जोर डाल रहा है। ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ। दूसरा चीज़ बच्चों देखो, द टाउन इट सेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, द टाउन itself, the town itself is, the town itself is not very large। कह रहा है कि शहर अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है, शहर अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है। ये उसके ऊपर जोर डाल के इस बात को कह रहा है, किसी से बता रहा होगा कि अरे शहर अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है, ये इस तरीके से इसका सेंस आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आया, इटसेल्फ आया। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा एम्फेटिक प्रोनाउन क्या काम क्या है, एम्फेसिस करना किसी भी नाउन पे। तो ये इट्स माई सेल्फ क्या कर रहा है, ये इसके लिए आया, आई के लिए, इटसेल्फ किसके लिए आ रहा है, टाउन के लिए। समझ में आया। चलो अब चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ और देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। 7वां नंबर होगा हमारा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखते हैं कि क्या होता है। तो ये कह रहा है कि इट रिप्लेसेस नाउन्स इन अ वन एट ए टाइम मैनर। क्या करता है ये कि बहुत सारे ग्रुप में नाउन को रख दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप में नाउन को रख देंगे, उसमें से एक को हटाएगा एक बार में, एक को रिप्लेस करेगा केवल एक बार में। सपोज करो तुम्हारे क्लास में 10 बच्चे हैं, अब उनको क्या करता हूँ मैं, रूम में बंद कर देता हूँ और उनमें से मैं एक बार में केवल एक को ही बाहर निकालता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सबको अलग अलग करके मैं निकाल रहा हूँ। तो ये प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये क्या करता है, एक बार में केवल एक की ही बात करेगा, भले ही ग्रुप में हो लेकिन इंडिविजुअली बात करेगा। पहले इसके बारे में बात करेगा, फिर इसके बारे में, इसके बारे में, एक साथ सबके बारे में नहीं करता है, लेकिन एक एक के बारे में बात करता है। ठीक है, चलो इसका डेफिनेशन देखो। इट रिप्लेसेस nouns, it replaces nouns in one at a time manner। ठीक है बच्चों, कह रहा है इट रिप्लेसेस नाउन्स इन ए वन एट ए टाइम मैनर। ये देखो, इसको ऐसे कर लो, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वन एट ए टाइम, एक बार में केवल एक से ज़्यादा नहीं। जैसे एक बार में केवल एक लड़के को मैं उस रूम से निकाल सकता हूँ, एक से दो नहीं कर सकता। हाँ, निकालूंगा सबको लेकिन एक एक करके। इसका मतलब मैंने एक एक की बात की, एक एक का काम किया, काम सबका होगा, एक एक करके होगा। इसके बारे में बात करता है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या क्या आता है इसके अंदर वर्ड्स जो बता दे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। पहला होता है एवरीवन, पहला हो गया। दूसरा कौन सा होता है बच्चों, ईच,
तीसरा कौन सा होता है बच्चों? नॉन ऑफ देम, नॉन ऑफ देम और नाइदर, NEITHER। ये सारे जो प्रोनाउन है बच्चों, ये हमारे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एवरी वन ऑफ माई रिलेटिव्स वॉज प्रेजेंट इन माई पार्टी। एग्जाम्पल देखो, एवरी वन ऑफ माई रिलेटिव्स, एवरी वन ऑफ माई रिलेटिव्स was present in my party। मेरे पार्टी में मेरे रिलेटिव के एक एक लोग थे। कह रहा है कि मेरे रिलेटिव के एक एक लोग थे उस पार्टी में। देखो पार्टी में तो सारे के सारे रिलेटिव थे, सबके बारे में बात कर रहा है ये, लेकिन उनमें से एक साथ सबको नहीं कर रहा है, एक एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि जितने भी मेरे रिलेटिव हैं, अगर मेरे 10 रिलेटिव हैं तो वो 10 एक एक करके सब लोग उस पार्टी में थे। मीन्स एक एक पर्सन की इसने बात किया यहाँ पे, लेकिन वन एट ए टाइम, एक बार में एक की बात कर रहा है। पहले मामा को ढूंढ लिया सपोज लो अपने, फिर अपने फूफा को ढूंढेगा, इस तरीके से उन सब की बात कर रहा है और कह रहा है कि एक एक रिश्तेदार मेरे उस पार्टी में आए थे। तो एक बार में एक पर्सन की ही बात हो रही है, लेकिन सब लोगों की बात हो रही है एक एक करके। ठीक है, अब देखो दूसरा इसका एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉय हैज रेड बैग। कह रहा है ईच ऑफ द बॉय हैज रेड बैग, हर लड़के के पास एक लाल कलर का बस्ता है, रेड कलर का बैग है। तो सबकी बात कर रहा है, जितने भी लड़के हैं सबकी बात कर रहा है, लेकिन एक बार में केवल एक लड़के की उसमें से बात करेगा ये, इसलिए लगाया गया है ईच। ठीक है बच्चों, एक बार में केवल एक लड़के की बात हो रही होगी, लेकिन एक एक करके सब लड़के उसके अंदर में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है ये। अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन होने वाला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन देखो बच्चों, इनडेफिनिट का मतलब होता है कि जिसका कोई डेफिनिट चीज़ ना हो, जिसका मतलब क्लियरली हमको कोई चीज़ ना पता चल पाए। अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हारे क्लास, तुम्हारे पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो तुम क्या कहोगे कि सर मैं एग्जैक्टली बता तो नहीं सकता कि हाँ टोटल कितने बच्चे हैं, क्योंकि तुम अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बारे में जानते हो कि तुम्हारे क्लास में 30 बच्चे हैं कि 40 बच्चे हैं, लेकिन पूरे स्कूल के बच्चे कितने हैं ये तुम नहीं बता सकते हो। तुम क्या कहोगे, सर लगभग में 200, 300, 400, 500 इतने लड़के होंगे। मतलब इनडेफिनिट है, तुम्हारे लिए क्लियरली तो नहीं बता सकते तुम नंबर कि एग्जैक्टली इतने हैं, हाँ ऐसे एवरेज में बता दोगे। तो वही होता है बच्चों, इनडेफिनिट में क्या होता है कि हम एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं, वो इनडेफिनिट होता है, कितना है हमको भी नहीं पता है। ठीक है, तो प्रोनाउन विच फेल्स टू स्पेसिफाई नाउन्स, इसमें क्या करता है कि नाउन्स को हम स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि नाउन कौन है। देखो प्रोनाउन विच फेल्स टू स्पेसिफाई नाउन्स, प्रोनाउन विच फेल्स टू स्पेसिफाई नाउन्स, इसमें क्या होता है बच्चों कि जो प्रोनाउन है उसको खुद नहीं पता चलता है कि नाउन कौन है। अभी तक सब में हमने देखा कि प्रोनाउन और नाउन के बीच का कोई संबंध चल रहा था, वो दिख भी रहे थे कि यहाँ प्रोनाउन है और इस नाउन से उसका रिलेशन बन रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, हमको पता ही नहीं चलेगा कि नाउन कौन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, चोरी हो गई, पता तो है कि चोरी हुई है, लेकिन चोर कौन है यही नहीं पता चल रहा है। सेम चीज़ यहाँ होता है, प्रोनाउन तो सामने आ गया है, लेकिन नाउन कौन है, वो चोर कौन है पता ही नहीं। देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से वर्ड आते हैं इसके अंदर।
नो बॉडी, एनी बॉडी, समवन, नॉन। इसमें आते हैं बच्चों नो बॉडी, नो बॉडी, सम बॉडी, समवन, नो बॉडी, समवन, एनी बॉडी, एनी बॉडी और नॉन, कोई नहीं। ये बच्चों 4 वर्ड आते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन में। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसका देखो, नो बॉडी, नो बॉडी हैज कम टू अटेंड, nobody has come to attend the extra class। कोई भी एक्स्ट्रा क्लास करने नहीं आया है, कोई भी एक्स्ट्रा क्लास करने, कम टू अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास, कोई भी एक्स्ट्रा क्लास करने नहीं आया है। अब कोई भी एक्स्ट्रा क्लास करने नहीं आया, इससे क्या मतलब है कि हमारे क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 में से 40 नहीं आए हैं, कोई नहीं आया है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि नाम क्या है उनका। समझ में आया? हमें नाम नहीं पता है, बस इतना पता है हाँ ये इस क्लास में 40 बच्चे हैं, वो लोग नहीं आए हैं, लेकिन हम 40 का नाम नहीं जानते हैं। नहीं तो अगर जानते तो उनका नाम लिख दिए होते कि ये लड़के आज नहीं आए हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, इज एनीबॉडी रेडी टू ज्वाइन योगा एक्टिविटी, योगा एक्टिविटी, क्या कोई भी योगा एक्टिविटी को ज्वाइन करने के लिए तैयार है? इसका मतलब हुआ क्या कोई भी योगा एक्टिविटी को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। अब कहने का मतलब ये है कि कोई भी, हमको खुद नहीं पता है कि मैं सवाल जो कर रहा हूँ उसमें से कौन कौन किसका किसका नाम है, मुझे नहीं पता है, उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी तक नहीं है, बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि कोई भी, इसलिए यहाँ पे आया एनीबॉडी। तो देखो यहाँ पे बच्चों ये नो बॉडी, एनीबॉडी, ये प्रोनाउन तो आ रहा है, लेकिन नाउन कहाँ है? इसमें नहीं दिख रहा है, तो नाउन का पता ही नहीं रहता है। तीसरा एग्जाम्पल, someone has stolen my book। ये कह रहा है बच्चों कि मेरी किताब किसी ने चोरी कर ली है, मेरी किताब किसी ने चोरी कर ली है। अब कौन चोरी किया है ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट चोरी हो गई है। तो देखो प्रोनाउन आ गया, नाउन कौन है नहीं पता, नाउन तो वही है जो चोरी किया है, लेकिन वो कौन है ये मैं भी नहीं जानता हूँ। तो someone has stolen my book। ठीक है, तो हमने देखा इनडेफिनिट प्रोनाउन में प्रोनाउन तो रहता है बट नाउन ही नहीं रहता है कि नाउन कौन है, इस सेंटेंस में हमें नहीं पता रहेगा। अब चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा बच्चों हमारा 9th नंबर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोनाउन विच क्रिएट सेंस ऑफ रेसिप्रोकेशन टू क्वालिफाई नाउन्स। ये क्या करता है बच्चों? रेसिप्रोकेशन का सेंस करता है। जैसे समझने की कोशिश करो, अगर मैं कहूँ राइट हैंड, तो तुमको अगर इसका अपोजिट बोलना है, रेसिप्रोकल बोलना है, तो क्या बोलोगे? लेफ्ट हैंड। मैं बोलूँगा अप, तुम बोलोगे डाउन। मैं बोलूँगा लेफ़्ट, तुम बोलोगे राइट। इस तरीके का सेंस इसमें हमको देखने को मिल जाएगा। चलो देखते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिखो। प्रोनाउन विच क्रिएट सेंस ऑफ रेसिप्रोकेशन टू क्वालिफाई नाउन्स। नाउन्स को क्वालिफाई करने के लिए इस तरीके का सेंस क्रिएट होता है।
ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं। इसके अंदर आएगा ईच अदर, दूसरा आता है वन अनदर, ये दो वर्ड आते हैं बच्चों इसके अंदर। एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। तो ये क्या करता है, देखो मैंने बोला था ना कि ये काम करेगा तो ये भी करेगा, ठीक है। मैंने बोला लेफ़्ट, तुम बोले राइट। अब देखो दोनों काम करेंगे इसमें। ये कह रहा है जैसे तुम एक साइकिल चला रहे हो, अगर अगला उसका टायर निकाल दिए तो पिछले की वजह से साइकिल नहीं चल पाएगी, या फिर साइकिल का पिछला टायर निकाल दो तो अगले की वजह से साइकिल नहीं चल पाएगी। तो दोनों जब मिलेंगे तभी वो काम होगा। अगर एक हटा दोगे तो दूसरा भी क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है साथ। ठीक है बच्चों, तो इसमें यही देखते हैं कि एक अगर काम करेगा तभी दूसरा करेगा, अगर ये छोड़ दिया तो ये भी छोड़ दिया। ठीक, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। द गुड फ्रेंड्स, द गुड फ्रेंड्स share their, the good friends share their tiffins with each other। देखो बच्चों यहाँ पे each other, एक दूसरे से। तो कह रहे हैं कि जो द गुड फ्रेंड्स शेयर देयर टिफ़िन्स विथ ईच अदर, जो अच्छे दोस्त हैं वो अपनी टिफ़िन एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब समझो इस बात को कि एक दूसरे से शेयर करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अपनी टिफ़िन इसको खिलाएगा और ये भी अपनी टिफ़िन इसको खिलाएगा। अगर ये अपनी टिफ़िन इसको नहीं दिया तो ये वाला भी अपनी टिफ़िन इधर लेके निकल जाएगा। इसका मतलब दोनों लोग काम करेंगे एक साथ बैठ के, तभी दोनों लोग चलेंगे आगे। और अगर एक वहाँ से हटता है तो दूसरा भी क्या करेगा, हट जाएगा। ये कहने का मतलब होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, मतलब एक जुड़ेगा तब भी दूसरा जुड़ेगा, एक हट जाएगा तो दूसरा भी हट जाएगा। दूसरा, वी शुड बी सपोर्टिव, वी शुड बी सपोर्टिव ऑफ वन another in our family। देखो बच्चों, वन अनदर, एक दूसरे की। ठीक है बच्चों, वी शुड बी सपोर्टिव ऑफ वन अनदर इन आवर फैमिली। ये कह रहा है कि हम लोगों को अपने परिवार में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अब एक दूसरे को सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर फैमिली में 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर हैं, तो सब लोग एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। भाई अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी करूँगा, ये मेरी हेल्प करेंगे तो मैं इनकी करूँगा। लेकिन अगर इनमें से अगर ये मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो मैं भी इनकी हेल्प नहीं करूँगा। तो इससे क्या हमको समझ में आया यहाँ पे कि अगर ये वाला काम करता है तभी दूसरा वाला उसके साथ काम करेगा, अगर ये हट जाता है तो ये भी उसके साथ काम करना बंद कर देगा। तो इससे पता चलता है कि दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तभी आगे गाड़ी बढ़ सकती है, नहीं तो नहीं बढ़ सकती है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ईच अदर का हमने यूज किया और यहाँ पे वन अनदर का यूज किया, तो ये कैसे हो सकता है। तो देखो, ईच अदर दो के लिए आता है, दो के लिए आएगा। वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ईच अदर में क्या है, गुड फ्रेंड्स, मतलब केवल 2 लोगों की बात हुई होगी। और वी शुड बी सपोर्टिव ऑफ वन अनदर इन आवर फैमिली, इसमें फैमिली में 2 से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे आया वन अनदर। तो आज हमने पूरा का पूरा प्रोनाउन आपका कंप्लीट कर दिया है इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे बच्चों।
अच्छे से इस लेक्चर को देखो, एक बार में ना समझ में आए तो एक बार और देखो, क्योंकि लेक्चर लंबा है और पहली बार ये सब चीज़ें तुम्हारे सामने आ रही हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं समझने में, ठीक है। जब एक दो बार कर लोगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोशिश करोगे, प्रोनाउन पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। चलो, इतना लंबा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, और आगे ऐसे ही लेक्चर देखते रहो और मेरा हौसला बढ़ाते रहो, ताकि मैं आपको इतने लंबे लंबे लेक्चर्स लेकर आऊँ और अच्छे से क्लियर करूँ कंसेप्ट, ना कि 5 मिनट में समझा के गायब हो जाऊँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।